कैसे हैं आप? आई होप सो सब ठीक ठाक होगा। चलिए जी, आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। बच्चे, आज मैं आपके साथ थोड़ी डिस्कशन करने आया हूँ सीए फाइनल एसएफएम का जो मॉक पेपर्स इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ किए हैं नवंबर 22 एग्ज़ाम के लिए। तो उसके कुछ क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके लिए हम आज जुड़े हैं। मैंने नवंबर 22 एग्ज़ाम का आरटीपी देखा, उसमें कुछ भी नया नहीं था, एक भी सवाल नया नहीं था, क्योंकि हम तो नए क्वेश्चंस को देखते रहते हैं कि कुछ नया तो नहीं पूछा जाता। एक भी क्वेश्चन जो था वो नया नहीं था। फिर उसके एमटीपी आए, एमटीपी का सीरीज 1 आया, उसमें भी कुछ भी नया नहीं था। फिर जब एमटीपी का सीरीज 2 आया, एक दो दिन पहले ही आया है, तो उसमें मुझे एक दो क्वेश्चंस लगे, तो मैंने कहा चलो हम उसकी चर्चा आपके साथ कर देते हैं। एक्चुअली ये जो एम आया है, मैं सीरीज 2 की बात कर रहा हूं। आपको पता होगा 2 सीरीज आते हैं एम के। तो सीरीज 2 के बेसिकली जो क्वेश्चंस है ना, वो दिसंबर 21 ओल्ड कोर्स के अंदर एक एग्जाम हुआ था एसएफएम का, वहां से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। हम एक बार उनकी चर्चा कर लेते हैं। जो नए क्वेश्चंस हैं ना, पुराने क्वेश्चंस पे चर्चा नहीं करने की जरूरत होती। जो नए क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं, और खास करके म्यूचुअल फंड, क्योंकि आपको पता है म्यूचुअल फंड में लगातार नए क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं क्लासेस में भी हमेशा बोल रहा हूं कि म्यूचुअल फंड में ये लोग लगातार न्यू न्यू क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। यहाँ भी म्यूचुअल फंड के दो नए सवाल हैं, उन पे भी हम लोग एक बार चर्चा कर लेंगे। आइए मैं सीधा एमटीपी के ऊपर चलता हूं। बाकी बच्चे में नवंबर 22 के लिए नया कुछ भी नहीं है। एसएफएम में कुछ नया हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस ही नए आ सकते हैं, अदरवाइज तो एसएफएम में अमेंडमेंट नाम की कोई चीज़ तो रहती नहीं है। आइए जी, ये मैंने बच्चे एमटीपी डाउनलोड कर लिया है इंस्टीट्यूट का। ये देखो, अभी आया है ये अक्टूबर 22, ये 2-3 दिन पहले रिलीज़ हुआ है। मॉक टेस्ट पेपर 2 सीए फाइनल एसएफएम का। आइए जी, इसमें पहला ही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। सर ये नया सवाल है? नहीं, नया तो नहीं है, पर मुझे आपको कुछ याद दिलाना है, इसलिए ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। मिस्टर मेमन, एन इंडियन इन्वेस्टर। मैं मान के चल रहा हूं कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो सारे चैप्टर आपको आते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट समझाने नहीं जाऊंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, थोड़ी थोड़ी चर्चा हम करेंगे। एन इंडियन इन्वेस्टर invests in listed bonds in USA. If the price of the bond at the beginning of the year is US dollar 100 and it is US dollar 103 at the end of the year, coupon rate is 3% payable annually. Calculate the rate of return in terms of home currency. अब इसकी होम करेंसी क्या है भाई? ये इंडियन इन्वेस्टर है, तो इसकी होम करेंसी रुपीज होगी। तो रुपीज के अंदर आपको रिटर्न निकालनी है। इफ यूएसडी इज फ्लैट, यूएसडी एप्रिशिएट्स ड्यूरिंग द ईयर बाय 3%, यूएसडी डेप्रिशिएट्स ड्यूरिंग द ईयर बाय 3%, इंडियन रुपी एप्रिशिएट्स ड्यूरिंग द ईयर बाय 5%। ये कुछ नया नहीं है। इंटरनेशनल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का हमने एक टॉपिक कराया था आपको, चैप्टर था इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन भी आपके ओल्ड कोर्स के पेपर में आया हुआ था। वहां से इन्होंने ये एमटीपी में लिया है। कुछ नई बात नहीं है, ये सारी बातें हमें पता हैं। इधर देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 1A, वो कह रहा है इंडियन इन्वेस्टर है, उसने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है। लेट मी ओपन द क्वेश्चन। यस, बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है। आज की डेट में शुरू में बॉन्ड का भाव था $100, और एक साल बाद बॉन्ड का भाव हो गया है $103। और अगर मैं आपसे पूछूं कि रिटर्न या कैपिटल एप्रिसिएशन बॉन्ड का कितना है, तो बॉन्ड का कैपिटल एप्रिसिएशन आएगा 3%। भाई $100 बढ़ के $103 हो गया, तो कैपिटल एप्रिसिएशन 3%, और कूपन रेट भी 3% है। तो कूपन रेट भी 3% है। तो एनुअल रिटर्न इन डॉलर टर्म्स
एनुअल रिटर्न इन डॉलर टर्म्स कितना है उसका 6%। हम कहते होते हैं पहले फॉरेन करेंसी में रिटर्न निकाल के फिर उसको हम होम करेंसी का निकालेंगे। सो डॉलर टर्म्स में उसका 6% रिटर्न है। वो कह रहा है 4 बार आंसर करना है। सब पॉइंट 1 इफ यूएसडी इज फ्लैट, मतलब जो साल के शुरू में यूएसडी का रेट था पता नहीं कितना, वही साल के लास्ट में यूएसडी का रेट है। सो बच्चे हम बोलते हैं जब भी आप विदेश में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप दो जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक तो बॉन्ड में, दूसरा डॉलर में। सो डॉलर से आपको ना तो कोई फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, क्योंकि यूएसडी क्या है, फ्लैट है। तो फिर आपका रिटर्न कितना रहेगा? अगर यूएसडी फ्लैट है तो आपका इंडियन रुपी में भी रिटर्न कितना रहेगा? 6% ही रहेगा, क्योंकि कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ठीक है ना। सब पॉइंट 2 वो कह रहा है यूएस डॉलर एप्रिशिएट्स बाय 3%। यूएस डॉलर एप्रिशिएट्स बाय 3%। सो बच्चे ये डबल स्पीड करके सुन लीजिएगा, एग्जाम सिर पे हैं। सो अगर आप सुनना चाहते भी हैं, अगर आप खुद कर सकते हैं तो खुद कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर डॉलर बढ़ता है, अब सवाल में ना कहीं भी कोई एक्सचेंज रेट नहीं दिया हुआ ताकि मुझे पता लगे कि बेस करेंसी कौन है, तो ज्यादातर बच्चे डॉलर ही बेस करेंसी रहती है। $1 इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज, तो हमने भी पढ़ा हुआ है अगर बेस करेंसी ही अप्रिशिएट होती है फिर तो ये सीधा ही है प्लस 6% है। तो 1.06 इंटू 1.03 माइनस 1 इंटू 100 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये हमने पढ़ा हुआ है, मैं बोला है कॉन्सेप्ट के चक्कर में हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। सो 1.06 इंटू 1.03 माइनस 1 इंटू 100, सो दैट विल टर्न आउट टू बी 9.18%। डॉलर बेस करेंसी माने और बेस करेंसी ही बढ़े तो सिंपल मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाता है। तीसरा, यूएसडी डेप्रीशिएट्स बाय 3%। यूएसडी डेप्रीशिएट्स बाय 3%। तो डॉलर बेस करेंसी माने और बेस करेंसी ही गिरी है तो सिंपल आपकी रिटर्न भी इंटू 0.97 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 100। सो 1.06 इंटू 0.97 माइनस 1 इंटू 100, सो आपकी रिटर्न आएगी 2.82%। अब पंगा होता है चौथे में। चौथे में वो क्या कह रहे हैं, इंडियन रुपी एप्रिशिएट्स बाय 5%। अब अगर अपने नॉर्मल एक्सचेंज रेट चलें, क्योंकि इंडिया में रुपी हमेशा प्राइस करेंसी के रूप में ही कोट होता है प्रैक्टिकली। सो हमने पढ़ा हुआ था कि अगर प्राइस करेंसी में चेंज होता है तो आपको सीधा मल्टीप्लाई करके आंसर आप नहीं निकाल सकते। पर हमने ये भी पढ़ा था कि इंस्टीट्यूट हमारी बात नहीं मानता, और वजह की बात इंस्टीट्यूट अभी भी नहीं मान रहा। मैं इसलिए ये क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। पहले मैं बताता हूं इसका करेक्ट आंसर। हमारे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए बच्चे? अगर आईएनआर एप्रिशिएट कर रहा है मतलब डॉलर डेप्रिशिएट कर रहा है। अगर आईएनआर एप्रिशिएट कर रहा है 5%, क्या डॉलर भी 5% से डेप्रिशिएट करता है? द आंसर इज नो। मान के चल रहा हूं आईएनआर प्राइस करेंसी है। सो हमारा करेक्ट आंसर होता था डॉलर डेप्रिशिएट करेगा तो आपके रिटर्न घटेंगे, तो डिवाइड बाय 1.05 माइनस 1 इंटू 100, सो आपके रिटर्न आने चाहिए 0.95%। पर इंस्टीट्यूट हमारी बात नहीं मानता और अभी भी नहीं मान रहा। हमने क्लास में भी इंस्टीट्यूट की बात मान के ही सवाल कराए हैं, और मजे की बात है वो अभी भी नहीं मान रहा। मैंने क्लास में ना बोला था कि अगर डिफरेंट डिफरेंट केस आए ना तो शायद वो हमारी बात मान ले कि ये करेक्ट आंसर है। पर इंस्टीट्यूट अभी भी नहीं मान रहा। वो कह रहा है अगर आईएनआर एप्रिशिएट्स बाय 5% तो इसका मतलब है डॉलर डेप्रिशिएट्स बाय 5%। बस बात खत्म। इंस्टीट्यूट इसको सेम मानता है, जबकि ये सेम कभी होता नहीं है। सो अभी भी आपने आईसीएआई वाला ही आंसर करके आना है। यही कारण है कि ये मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। सो 1.06 इंटू 0.95 माइनस 1 इंटू 100, सो ये आपका आ गया 0.7%। पर एग्जैक्ट आंसर कुछ और होता है, पर इंस्टीट्यूट अभी भी नहीं मान रहा। जो इंस्टीट्यूट कहता है वो हम करेंगे। तो इंस्टीट्यूट के लिए डॉलर बढ़ा इज इक्वल टू रुपी गिरा, वो कह रहा सेम बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी भी सुधार नहीं हुआ है,
ये वैसे ही चलेगा जैसे हमने क्लासेस में पढ़ा था। फिर भी मैंने क्लासेस में गलती से बोल दिया था कि शायद अगर डिफरेंट डिफरेंट केस आ जाए कि डॉलर एप्रिशिएट, डॉलर डेप्रिशिएट, रुपी एप्रिशिएट, रुपी डेप्रिशिएट, तो शायद इंस्टीट्यूट सही करे, पर नहीं। वो कह रहा है नहीं जी, अगर INR 5% से बढ़ रहा है मतलब डॉलर 5% से गिर रहा है, बस बात खत्म। क्लियर है? सो ये क्वेश्चन कराने का यही कारण था, लिखने की जरूरत नहीं है, इंस्टीट्यूट के सोल्यूशन तो दिया ही हुआ है, ठीक है ना। बाकी अगर कोई लिखना चाहता है तो आप लिख लीजिए, मैं एक बार दिखा देता हूं। पॉज करिए, पॉज करिए, चलिए। सो आराम से इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, समझ गए? सो अभी भी पुराना ही आंसर चल रहा है जो हमने क्लासेस में ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बिकॉज इंस्टीट्यूट हमारी बात नहीं मानता। वो कह रहा है डॉलर बढ़ रहा है, रुपी बढ़ रहा है, मतलब डॉलर उतने से ही गिर रहा है, जबकि प्रैक्टिकली उतने से नहीं गिरता है। क्लियर हो गई बात? आइए जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कौन सा कराने लायक है? ये सवाल बहुत अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 3B। बच्चे बाकी ये जो बीच वाले क्वेश्चंस हैं ये सिंपल इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है, किया हुआ है क्लास में, सेम क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है। ये आपका वैल्यूएशन का क्वेश्चन है, ये मेरे पेपर में भी आया था। इससे आसान सवाल वैल्यूएशन का कोई है नहीं, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन का। ये आपका ब्लैक शॉल्स मॉडल का सम है, तो ये भी सिमिलर क्वेश्चंस क्लास में किए हुए हैं। 3A जो है ये मनी मार्केट में किया हुआ है ये क्वेश्चन, रेपो रिवर्स रेपो वाला, ठीक है। 3B जो है ये कौन सा है? हाँ, ये राइट इशू का है, ये हम करेंगे, पर उससे पहले हम 3B का पार्ट 1 करेंगे। 3B का पार्ट 1 करेंगे जो कि 4 मार्क्स का ये दिया हुआ है। ये बच्चे म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन है, और म्यूचुअल फंड में आपको पता है कि फ्रंट कैलकुलेशन से ज्यादा बैक कैलकुलेशन के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। सो ये भी बैक कैलकुलेशन का ही सम है। सो आइए जरा देखते हैं। Messrs Strong and AMC has floated a dividend bonus plan on 1/4/2016। बच्चे ये मुझे समझ नहीं आया, डिविडेंड बोनस प्लान क्या होता है? या डिविडेंड प्लान होता है या बोनस प्लान होता है? ये डिविडेंड बोनस प्लान है, पता नहीं क्या है, कुछ देखते हैं। 1/4/2016 को रेज किया एट अ सर्टन NAV, कुछ NAV थी, एक्चुअली वो ढूंढनी है। ये देखो 1/4/2016 की NAV ढूंढनी है। द फंड हैज अ रोबस्ट ग्रोथ एंड हैज डिक्लेयर्ड अ बोनस ऑफ 1:5, 1 bonus unit for 5 units held on 30th September 17, and a second bonus of 1:4, 1 bonus for 4 rights held on 30th September 19. The fund as on 31 March 2021, 5 साल बाद, has generated an average yield of 17.5%। 5 साल का एवरेज एनुअल यील्ड लिखना चाहिए था, पर इतना चलता है, एवरेज यील्ड लिखा है 17.5%। सो एवरेज एनुअल यील्ड है ये। चलो, मिस्टर ऑप्टिमिस्टिक हैज मेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 16 लाख इन द प्लान बिफोर द डेक्लेरेशन ऑफ द फर्स्ट बोनस एंड रिमेन इन्वेस्टेड देयर आफ्टर। वो कह रहा उसने शुरू में ही 16 लाख लगा दिया था और उसके बाद उसने इन्वेस्टमेंट रखी है, तो उसको बड़े सारे बोनस मिले होंगे। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। 1/4/16 की NAV आपको ढूंढनी है, 30/9 की NAV दी हुई है, ये बोनस डेट है। फिर 30/9/19 की NAV दी हुई है, ये भी बोनस डेट है। और फिर लास्ट NAV दी हुई है 100। क्या मांगा है? कैलकुलेट द ओपनिंग NAV विच इज रिक्वायर्ड बाय मिस्टर ऑप्टिमिस्टिक टू कैलकुलेट द कैपिटल एप्रिसिएशन। वो कह रहा है ये NAV निकाल के बताओ ताकि हम उसका कैपिटल एप्रिसिएशन कैलकुलेट कर पाए। तो ये डिविडेंड वर्ड गलत है, करेक्ट शुड बी द बोनस प्लान। सो ये बोनस प्लान का सम है
बैक कैलकुलेशन, एक बार आप इसको खुद पढ़ लीजिए सवाल, फिर हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। बैक कैलकुलेशन के क्वेश्चंस में बच्चे मैथ्स ज़्यादा काम आएगा ना आपके, कॉन्सेप्ट तो इतने काम आएंगे नहीं, बस पता होना चाहिए बोनस प्लान होता क्या है, ठीक है ना। सो ये है जी क्वेश्चन नंबर 3 भी, आइए मैं ही समझाता हूं दोबारा। इधर देखो ज़रा, टाइमलाइन पे समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को। कहाँ गया सवाल? ये रहा। वो कह रहा है 1/4/2016 को आपने एक बोनस प्लान इशू किया जिसकी एनएवी आपको ढूंढनी है। बोनस प्लान है तो बोनस देगा। 30/9/2017 को तकरीबन 1.5 साल बाद फंड ने यहां बोनस डिक्लेयर किया, कितना? 1:5। तो आपके यूनिट्स बढ़ गए, जितने भी यूनिट्स आपने खरीदे हैं वो बढ़ गए। फिर उसके बाद 30 सितंबर 2019 को यहां फंड ने एक और बोनस डिक्लेयर किया 1:4 का, तो आपके यूनिट्स और बढ़ गए। और ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 31 मार्च 2021 तक, ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स फंड का एवरेज एनुअल रिटर्न है 17.5%। अब बच्चे ये भी एक वेग टर्म है, एवरेज एनुअल रिटर्न, क्या ये CAGR है? लगता तो नहीं है, क्योंकि अगर एवरेज 17.5 है तो फिर 5 साल का ये होगा 17.5 इंटू 5, सिंपल बात। 5 साल की कितनी रिटर्न होगी? 87.5%, यही होनी चाहिए। क्योंकि प्लेन शब्दों में तो यही है, बट ये टर्म पेपर में कंफ्यूज कर सकती है क्योंकि क्लैरिटी नहीं है कि क्या ये डिवाइड बाय 5 करके निकाला गया या कैसे। तो कुछ नहीं लिखा तो मैंने मान लिया कि 17.5% 1 साल का है तो 5 साल का ये होगा, क्योंकि ये 5 साल का डाटा है। फिर वो कह रहा है यहां आपने इन्वेस्टमेंट कर दी 16 लाख रुपए की, और ये पैसा आपने रखी रखा। हालांकि ये भी नहीं लिखा ये इन्वेस्टमेंट किस दिन करी है, ये लिखा है बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट बोनस। चलो जब भी करी हो, आपको बोनस से पहले करी है तो आपको पहला बोनस मिलेगा। यहां पे आपको नैव दिया हुआ है 85, यहां पे आपको नैव दिया हुआ है 92, और यहां पे आपको नैव दिया हुआ है 100। वो कह रहे जी शुरू का एनएवी कैलकुलेट करके बता दीजिए। सोचो जरा 2 मिनट, ये कैसे कैलकुलेट होगा? सोचो सोचो जल्दी। इधर देखो बच्चे, अगर आपने 16 लाख रुपया लगाया और 87.5% आपको 5 साल में रिटर्न मिली, मैं फिर कह रहा हूं करेक्ट रिटर्न तो CAGR होता है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, पर ये CAGR नहीं है, क्योंकि CAGR होता तो लिखा होता, फिर मैं कंपाउंडिंग के तरीके से लगाता। पर यहां तो सिंपल लिखा था 17.5, हमने इंटू 5 कर दिया। हालांकि मैं इंस्टीट्यूट की तरह कर रहा हूं, क्योंकि करेक्ट रिटर्न कंपाउंडेड रिटर्न होती है, पर अब इंस्टीट्यूट ने इसको ऐसे ही किया है तो मेरे हाथ में तो खड़े हैं, ठीक है ना। सो 16 लाख में अगर मैं 87.5% जोड़ दूं तो बताओ ये पैसा कितना हो जाता है? लास्ट में ये बच्चे आपका 30 लाख रुपए हो गया, और लास्ट की एनएवी है 100। तो बताओ आपके लास्ट में यूनिट्स कितने हो गए? 30,000 यूनिट्स। लास्ट में यूनिट्स कितने हो गए? 30,000 यूनिट्स। बस अब इसमें से बोनस माइनस करी जाओ। यहां बोनस कितना मिला है? 1:4। तो अगर बोनस से पहले x है तो x प्लस 1/4x इज इक्वल टू 30,000 होगा ना, क्योंकि उसके बाद तो आपके यूनिट्स बढ़े नहीं, समझ गए ना। सो ये 5/4x हो गया। सो ये कितना आ गया? 30,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 5, 24,000। तो यहां पे आपके यूनिट्स कितने हुए? 24,000। अब यहां पे यूनिट्स निकाल लेते हैं। तो बोनस से पहले अगर x यूनिट है तो 1/5 बोनस मिला,
तो ये आपके होने चाहिए 24,000, है ना। तो 24,000 इंटू 5/6, सो यहां पे आपके यूनिट्स आते हैं 20,000। अगर यहां 20,000 हैं तो यहां भी यूनिट्स कितने रहे होंगे? 20,000, क्योंकि इससे पहले तो कोई बोनस मिला नहीं। तो बताओ यहां का एनएवी कितना होगा? 16 लाख आपने इन्वेस्ट किया, 20,000 यूनिट्स थे, सो 16 लाख डिवाइड बाय 20,000, 80 रुपीज का एनएवी यहां पे होना चाहिए। ये आंसर है आपका, बस खत्म हो गया सवाल। सारी गेम इस एवरेज एनुअल रिटर्न के ऊपर अटकी थी कि इसका अर्थ क्या है। इंस्टीट्यूट ने इसको सिंपल रिटर्न की तरह माना है, 17.5% एक साल का, 5 साल का 87.5%। एसएफएम में क्योंकि इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकती है। रिटर्न का मतलब क्या है ना, इफेक्टिव एनुअल रिटर्न है, सीएजीआर है, रिटर्न के इंटरप्रिटेशन तो कई तरह के हो सकते हैं। इंस्टीट्यूट ने इसको सिंपल 17.5% मान के इंटू 5 किया है। बाकी उसके बाद तो सवाल में कुछ भी नहीं था, हो गया सवाल। अब मैं प्रेजेंटेशन तो पेपर में आप अपने हिसाब से कर ही देंगे, वो तो इंस्टीट्यूट ने भी करी हुई है, उसका मुझे क्या करना है। सो मेन चीज तो थी कि सारी गेम इसके ऊपर थी कि ये 17.5% का क्या अर्थ है, और वो उन्होंने एज सिंपलेस्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन वो एक्सप्लेनेशन कंसिडर करी है। जितनी सिंपल हो सकती है उतनी सिंपल एक्सप्लेनेशन को कंसिडर किया गया है। बस हो गया क्वेश्चन। सो बैक कैलकुलेशन था, मैंने लास्ट की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकाली, लास्ट की एनएवी दी हुई थी 30,000 यूनिट्स, फिर मैं बोनस माइनस करता गया, शुरू के यूनिट आ गए 16 लाख डिवाइड बाय 20,000 के 80 रुपए एनएवी आ गया। तो इसको पेपर में प्रेजेंट कर ही लेंगे, उसमें क्या है। क्लियर है? तो इसको ऐसे लिख लो, बेटर है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो मैं फिर कह रहा हूं, जितनी आसानी से हो गया पेपर के लिए उतना आसान नहीं था। 17.5% की इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड थी, जो कि कहीं दी नहीं होती सवाल में। तो ये तो एसएफएम में प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। चलिए, सो आराम से इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। इसी का ही अगला पार्ट भी कराने लगे, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है जी, ये भी आपके ओल्ड कोर्स के पेपर में ही आया हुआ है। अगला भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, उसी पेपर में ही आया हुआ है, 4 मार्क्स का। पढ़िए जी, ये थोड़ा अच्छा है, पहले वाले से थोड़ा सा अच्छा है ये, सॉरी। पढ़िए जी, द एसेट मैनेजमेंट कंपनी ऑफ द म्यूचुअल फंड has declared a dividend of 9.98% on the units under the dividend reinvestment plan for the year ended 31 मार्च 2021। सो कौन से प्लान का सवाल है? डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान का। 9.98% डिविडेंड दिया है, जो कि री इन्वेस्ट हो जाएगा 31 मार्च 2021 का ये डिविडेंड है। द इन्वेस्टर्स आर इशूड एडिशनल यूनिट्स फॉर द डिविडेंड at the rate of closing NAV for the year as per the conditions of the scheme। आपको पता है जो डिविडेंड मिला है वो उस दिन के एनएवी पे री इन्वेस्ट होता है। वो कह रहा है वो क्लोजिंग एनएवी के ऊपर उसको री इन्वेस्ट किया गया है, उतने नंबर ऑफ यूनिट्स इन्वेस्टर्स को इशू किए जाएंगे। द क्लोजिंग एनएवी वॉज 24.95 एज ऑन 31 मार्च 2021। लो जी, क्लोजिंग एनएवी तो दी हुई है सवाल में। एन इन्वेस्टर मिस्टर एक्स who is having 20,800 units at the year end has made an investment in the units before the declaration of the dividend। लास्ट के यूनिट्स दिए हुए हैं 20,800, तो ये री इन्वेस्टमेंट के बाद के यूनिट्स हैं, ठीक है ना। वो कह रहा है उसने डिविडेंड डिक्लेरेशन से पहले इन्वेस्टमेंट करी है, एंड एट द रेट ऑफ ओपनिंग एनएवी प्लस एन एंट्री लोड ऑफ 0.04 रुपीज। सो ओपनिंग एनएवी जो भी थी उस दिन प्लस एंट्री लोड जो रेट है उस रेट पे उसने इन्वेस्टमेंट करी है। द एनएवी हैज एप्रिशिएटेड बाय 25% ड्यूरिंग द ईयर। बात ही खत्म हो गई। लास्ट की एनएवी दी हुई है, 25% एनएवी बढ़ी है, तो क्या हम शुरू की एनएवी निकाल सकते हैं? बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अज्यूम द फेस वैल्यू ऑफ द यूनिट एज 10। तो ये जो 9.98% डिविडेंड मिला है ये हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है, तो 0.998 पर यूनिट का आपका डिविडेंड आ गया। क्या कैलकुलेट करना है? एक तो ओपनिंग एनएवी, वो तो बहुत ही सिंपल है भाई, क्लोजिंग एनएवी दी हुई है, 25% से एनएवी बढ़ी है, तो यहां से ओपनिंग एनएवी आ जाएगी। नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज निकालने हैं, तो 20,800 लास्ट के हैं, डिविडेंड आपको दिया हुआ है, जिस रेट पे री इन्वेस्टमेंट हुआ वो भी दिया हुआ है,
तो री इन्वेस्टमेंट वाले यूनिट्स माइनस करोगे तो आपके ओपनिंग यूनिट्स आ जाएंगे, क्योंकि री इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट के कारण आपके यूनिट्स बढ़ गए होंगे ना। और ओरिजिनल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो तो नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू ओपनिंग नैव प्लस एंट्री लोड, क्योंकि एंट्री लोड भी है, सो वो आपकी ओरिजिनल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। मैं एक बार क्वेश्चन सम अप करा दूं आपको। सवाल मुश्किल नहीं है, नए क्वेश्चन है, मैंने कहा चलो एक बार डिस्कस कर देते हैं। आइए जी। ये भी क्वेश्चन नंबर 3B का ही सेकंड पार्ट है। एक बार मैं क्वेश्चन समराइज कर दूं, मैंने जल्दी जल्दी में समझा दिया था, हो सकता है समझ ना आया हो। वो कह रहा है जी 31 मार्च 2021 वाला साल है, और ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने यहाँ पे एक डिविडेंड डिक्लेयर किया है 9.98% का, जो कि लास्ट की एनएवी पे ही री इन्वेस्ट हुआ है। बिल्कुल ठीक। तो क्लोजिंग एनएवी दी हुई है 24.95। इन्वेस्टर है मिस्टर एक्स, हु इज हैविंग 20,800 यूनिट एट द ईयर एंड। तो एक्स के पास यहां कितने यूनिट्स हैं? 20,800 यूनिट्स हैं। तो जो डिविडेंड एक्स को मिला होगा वो री इन्वेस्ट हो गया, और उसके बाद 20,800 यूनिट्स हैं। आगे क्या है? बस उसने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो ओपनिंग एनएवी प्लस 4 पैसे का एंट्री लोड है, और ड्यूरिंग द ईयर एनएवी 25% से बढ़ी है। जो भी एनएवी बढ़ी है, एनएफई रेजेस बाय 25%। पहला पार्ट तो बहुत इजी था कि आपको क्या निकालना है, क्लोजिंग एनएवी। क्लोजिंग एनएवी किसके बराबर होगा? ओपनिंग एनएवी इंटू 1 प्लस 0.25 इज इक्वल टू 24.95। यहां से निकल के आ गया आपका ओपनिंग एनएवी। 24.95 डिवाइडेड बाय 1.25, 19.96 इज योर ओपनिंग एनएवी। क्लियर? दूसरा पूछा है नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज्ड। बी नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज्ड। इधर देखो। लेट नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज्ड इज इक्वल टू एक्स। बताओ क्लोजिंग यूनिट्स किसके बराबर होंगे? जो भी आपके ओपनिंग यूनिट्स हैं प्लस ओपनिंग यूनिट्स इनटू फेस वैल्यू इनटू डिविडेंड का रेट डिवाइडेड बाय क्लोजिंग एनएवी, क्योंकि क्लोजिंग एनएवी पे ही इसको क्या किया गया है? री इन्वेस्ट। क्लोजिंग यूनिट्स आपको दिए हुए हैं 20,800। ओपनिंग यूनिट्स निकालने हैं, x इंटू 10 इंटू 9.98% डिवाइडेड बाय क्लोजिंग एनएवी, और क्लोजिंग एनएवी कितनी है? 24.95। क्या हम x ढूंढ सकते हैं? यस। तो ये आप ढूंढ लीजिएगा, ये 20,000 यूनिट्स आएगा। x तो हम ढूंढ ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका 20,000 यूनिट्स आ जाएगा। तो सिंपल सवाल था, बस बैक कैलकुलेशन का सम था। तीसरा, ओरिजिनल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मांगा है। इधर देखो, ओरिजिनल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो आपने 20,000 यूनिट खरीदे इनटू ओपनिंग एनएवी पे खरीदे होंगे। ओपनिंग एनएवी कितनी थी? 19.96, और 4 पैसे का आपको लगा क्या? एंट्री लोड। टोटल आपने 20 रुपए के खरीदे हैं, तो ये 4 लाख रुपए। लो जी। म्यूचुअल फंड का तो रिवाज हो गया जी इस तरह के क्वेश्चंस। मुझे लगा ये कहीं आपके पेपर में ना आ जाए, मैंने कहा एक बार मैं करा दूं, हो सकता है कोई खुद से कर ले तो बहुत अच्छा है, जो नहीं करेगा तो फिर वीडियो देख के तो वो कर ही लेगा। ठीक है ना? लिखने की जरूरत तो है नहीं वैसे, फिर भी जो लिखना चाहता है लिख ले। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए।
चलिए, सो आराम से इसको बच्चे पॉज करके लिख लीजिएगा। एक राइट शेयर्स का भी क्वेश्चन है, मुझे अच्छा लगा। बैक कैलकुलेशन का सम है, आजकल रिवाज है बैक कैलकुलेशन के क्वेश्चन आपको मैथ्स की तैयारी करवाई जाती है, सीए थोड़ा ना बनाया जाता है। ये देखा जाता है मैथमेटिशियन कितने अच्छे बन रहे हो। ये है जी 3A का सेकंड पार्ट, ये राइट शेयर्स के ऊपर है। वैल्यूएशन ऑफ राइट हमने पढ़ा हुआ है ना, पढ़िए जी। अगेन 4 मार्क्स का सम दिया हुआ है। अग्रेसिव लिमिटेड इज प्रपोजिंग टू फंड इट्स एक्सपेंशन प्लान ऑफ 12 करोड़ बाय मेकिंग अ राइट इशू। सो 12 करोड़ रुपया वो राइट इशू से रेज करना चाहता है। करंट मार्केट प्राइस इज 40, तो इसको बोलते हैं हम लोग कम राइट प्राइस, है ना। द बोर्ड इज विलिंग टू ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन CMP फॉर द राइट इशू। ये आ गया आपका राइट प्राइस, तो 40 है तो वो 20% कम पे राइट इशू करेगा। सो 32 पे 40 माइनस 20%, है ना। 40 का 80%, 32 पे वो राइट्स इशू जारी करेगा। द बोर्ड इज ऑल्सो डिजायरस दैट द फॉल इन एक्स राइट प्राइस ऑफ द शेयर बी रिस्ट्रिक्टेड टू 10% ऑफ CMP। पढ़ो ये क्या दिया हुआ है, यही कैची लाइन है सवाल की, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। The board is also desirous that the fall in the ex-right price of the share be restricted to 10% of CMP। क्या राइट शेयर के बाद, राइट शेयर इशू होने के बाद शेयर का भाव गिरेगा? हाँ गिरता है, और उस भाव को क्या बोलते हैं? थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस। याद है, थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस, और ये सवाल में दिया हुआ है। वो कह रहा है कंपनी चाहती है कि 10% से ज्यादा गिरना नहीं चाहिए, तो 40 का 90%, तो एक्स राइट प्राइस कितना आना चाहिए? 36 आना चाहिए। क्लियर है? यही एक था जिसके कारण ये सवाल बैक कैलकुलेशन का बन गया, क्योंकि ज्यादातर तो एक्स राइट प्राइस हम लोग निकालते हैं। तो वो कह रहा है कि एक्स राइट प्राइस में 10% से नीचे जाने नहीं दूंगा, मैं चाहता हूं ना चाहे। इस हिसाब से राइट इशू प्लान करना है। कैलकुलेट, पहले तो बताओ द नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स टू बी ऑफर्ड फॉर ईच राइट हेल्ड। मतलब राइट की रेशियो बतानी है कि एक राइट के बदले में कितने शेयर आप लोग जारी करोगे। थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ राइट पूछा है, सो थ्योरेटिकल वैल्यू तो बच्चे 36 रुपये है, क्योंकि थ्योरेटिकल वैल्यू मतलब एक्स राइट प्राइस, या वैल्यू ऑफ राइट पूछा है। अच्छा, वैल्यू ऑफ राइट क्या होता है? कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस, और टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड। ये तो बच्चे पहले वाले के बेस पे निकल आएगा। सो इधर देखिए जरा, सो 3 प्राइसेस आपको पता है। सो ये थर्ड के ए का पार्ट 2 है। क्वेश्चन में कम राइट प्राइस दिया हुआ है 40, राइट प्राइस दिया हुआ है 32, और एक्स राइट प्राइस भी दिया हुआ है 36। सबसे पहले सवाल ने पूछा है नंबर ऑफ, या राइट रेशो कह देते हैं ना, राइट की रेशो पूछिए। सो बच्चे जो दिया होता है वही से स्टार्ट करो। तो आपको एक्स राइट प्राइस दिया हुआ है, एक्स राइट प्राइस निकलता कैसे है? नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इनटू कम राइट प्राइस। जानबूझ के लिख के बता रहा हूं, प्लस करते हैं राइट शेयर्स इनटू राइट प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट। यही होता है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट, यानी कि जितने भी आपके एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स हैं प्लस राइट शेयर, यही होते हैं आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर। अब एक्स राइट प्राइस 36 है, तो एक राइट का आंसर पूछा ना, तो अगर आपके पास एक ही शेयर है मान लो राइट से पहले, तो कम राइट प्राइस 40 है। अब एक के बदले में कितने राइट शेयर देने हैं यही निकालना है। मान लो वो आर है,
और राइट प्राइस कितना है, राइट प्राइस है 32, सो डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, सो यहां से आर निकाल लो। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना, आराम से निकल सकता है। तो ये 1 नहीं आ रहा है, सो ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। सो बताओ राइट रेशो क्या आ गई, 1:1, कि मतलब एक शेयर के बदले में आप एक ही शेयर जो है वो जारी करोगे। क्लियर। दूसरा तो वैल्यू ऑफ राइट पूछा है, वैल्यू ऑफ अ राइट, सो ये होता है कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस। तो कम राइट प्राइस 40, एक्स राइट प्राइस 36, तो 4 रुपए। बच्चे आंसर इंस्टीट्यूट ने तो 4 रुपए ही दिया है, पर उन्होंने ये लिखा है 36 माइनस 32 4 रुपए। ये काहे का वैल्यू ऑफ अ राइट है, ये थोड़ा वैल्यू ऑफ अ राइट होता है। वैल्यू ऑफ राइट होता है कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस, है ना, कितनी बार तो हमने क्लास में निकाला है। और सी पार्ट में क्या पूछा है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड, तो ये तो इजी है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, आपने टोटल 12 लाख रुपए रेस करना है और एक शेयर का प्राइस कितना है 32 रुपए। सो यहां से नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, क्योंकि एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर दिए नहीं हुए तो आप राइट रेशो से आंसर नहीं निकाल सकते, क्योंकि राइट रेशो 1:1 है, पर आपको पता नहीं है नंबर ऑफ शेयर्स है कितने। सो 12 लाख डिवाइड बाय 32, 37,500 राइट शेयर्स जो हैं वो इशू करे जाएंगे। सो अगेन छोटा सा क्वेश्चन था, न्यू क्वेश्चन था, मैंने कहा चलो कर लेते हैं। लिख लीजिए, लिखना चाहते हैं तो पॉज करिए, ऊपर करेंगे। चलिए, सो आराम से इसको बच्चे पॉज करके लिख लीजिएगा। सर और भी कोई है, नहीं और कुछ नहीं है। जैसे ये वाला क्वेश्चन हमने एक होम मेड डिविडेंड किया था इक्विटी वैल्यूएशन के चैप्टर में, ये उसका है। ये आपका पोर्टफोलियो का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने मार्क भी कराया था कि जिसमें एसडी भी दिया होता है और बीटा भी दिया होता है। उसके बाद हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी एग्ज़ाम का है, एक बार पढ़ा देता हूँ। ये भी आपका आई थिंक पेपर में, किसी पेपर में आया था, आई थिंक ओल्ड कोर्स का ही है। उसके बाद ये फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट का एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है कि आपको फाइनल सेटलमेंट अमाउंट निकालना है, ठीक है ना। ये आपका मर्जर्स का बहुत ही पुराना सवाल है, रिलायबल और सनफ्लावर। ये आपका ऑप्शंस का है, अगेन एग्जाम का क्वेश्चन है, मिस्टर दयाल है, यहाँ डी कर दिया गया है। सो बाकी सारे क्वेश्चन पुराने हैं, ये मैं एक बार पढ़ देता हूँ, करूँगा नहीं, वैसे एक बार रीड कर रहा हूँ। मिस्टर एक्स इज हैविंग 1 लाख शेयर्स ऑफ मेसर्स कन्याका लिमिटेड। द बेटा ऑफ द कंपनी इज 1.4। ये किसका बेटा होगा, के लिमिटेड का होगा 1.4। मतलब के लिमिटेड के एक मिस्टर एक्स के पास के लिमिटेड के 1 लाख शेयर है और के लिमिटेड का बेटा है 1.4। मिस्टर वाई, अ फाइनेंशियल एडवाइजर, हैज सजेस्टेड फॉर हैविंग द फॉलोइंग पोर्टफोलियो। फाइनेंशियल एडवाइजर ने कुछ सजेस्ट किया है, वो कह रहा है ये 4 शेयर्स में पैसा लगाओ, ये उनका बेटा है, परसेंटेज होल्डिंग ये उनके वेट्स होने चाहिए। मतलब आपने 1 लाख शेयर कन्याका के लिमिटेड का खरीदा हुआ है, एक फाइनेंशियल एडवाइजर आया है, वो कह रहा है छोड़ो तुम किन चक्करों में पड़े हो, इन 4 शेयर्स में पैसा लगाओ, ये उनका बीटा है, ये उनका वेट होगा। मार्केट रिटर्न 12%, तो ये आरएम दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं शायद सीएपीएम लगाएगा। रिस्क फ्री रेट 8%, सो आरएफ दिया हुआ है, सो मार्केट रिस्क प्रीमियम कितना है 4%। क्या बस सवाल खत्म हो गया। रिक्वायर्ड, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न बेस्ड ऑन सीएपीएम फॉर प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट एंड सजेस्टेड पोर्टफोलियो। तो बहुत सिंपल है, प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट का एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकलेगा, सीएपीएम का फॉर्मूला लगाना है, आरएफ प्लस बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ। मैं हमेशा बोलता हूं ये एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल लिखते हैं, जबकि सीएपीएम रिक्वायर्ड रिटर्न बताता है, पर चलो ये सब तो बहुत सारे क्वेश्चन में है। प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट का ये आंसर आ गया है ना। सजेस्टेड पोर्टफोलियो के लिए हमें पोर्टफोलियो का बीटा निकालना पड़ेगा, तो वो आपको निकालना आता है, वेटेड एवरेज बीटा, सो वो बीटा लगा के आप आंसर निकाल सकते हो।
and also in the following scenarios: if market return goes up by 2.5%, if market return goes down by 2.5%. कौन सा मार्केट रिटर्न? RM. मतलब पहले आंसर करो सिंपल प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट सजेस्टेड पोर्टफोलियो, फिर दोबारा आंसर करो अगर RM बढ़ के 14.5% हो जाए या RM घट के 9.5% हो जाए, दोनों का करना है। सो देखें जरा इन्होंने किया होगा यहां पे, अच्छा यहां सोल्यूशन नहीं है, सॉरी। सो दोनों का करना है जी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थर्ड पार्ट अच्छा है, तो कितने आंसर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, क्योंकि 2 बार करोगे ना, एग्जिस्टिंग का और प्रपोज्ड का। एडवाइज मिस्टर एक्स whether to continue the holding of Messrs K Limited or to buy the portfolio as per the suggestions of Mr. Y if the probability of market giving negative return is more। ये होता है बढ़िया पॉइंट। पढ़ो जरा क्या लिखा है, बड़े अच्छे से चर्चा हो रखी है इस पे, बड़े अच्छे से चर्चा हो रखी है क्लासेस में। प्रोबेबिलिटी है कि बाजार यहां से गिरने वाला है। वो कह रहा है बताओ कि मैं के लिमिटेड में इन्वेस्टेड रहूं कि एडवाइजर के पोर्टफोलियो पे चला जाऊं। तो बच्चे के लिमिटेड का बीटा है 1.4, तो मान लो एडवाइजर का ये पोर्टफोलियो बीटा हम लोग निकाल लें जरा, 1.2 इंटू 0.1, 0.12, 0.75 इंटू 0.1, 0.075, 0.4 इंटू 0.3, 0.12 और 0.7, तो ये एडवाइजर का बीटा आ ही गया। 1.015 आ रहा है, तो एडवाइजर का बीटा कम है, बाजार आगे गिरने वाला है। तो बताओ आप अपने पोर्टफोलियो का बीटा हाई रखना चाहोगे कि लो? मैं तो लो ही रखूंगा भाई। हाई बीटा का मतलब है मेरा पोर्टफोलियो और जोर से गिरेगा। अगर बाजार गिरेगा, मेरा पोर्टफोलियो का बीटा ज्यादा है, तो मेरा पोर्टफोलियो और जोर से गिरेगा। तो मैं क्या चाहता हूं, जोर से गिरे कि धीरे से गिरे? धीरे से गिरे। सो बेटर है आप एडवाइजर के पोर्टफोलियो के साथ चले जाओ। मैं मान के चल रहा हूं मेरी कैलकुलेशन ठीक है, मुझे नहीं पता ये ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना? ओके है, समझ आ गया। सो ये था जी सेकंड पार्ट कि बाजार यहां से गिरने की संभावना है, जो कि सच में लग रहा है लोगों को, पर गिरेगा नहीं, ये मैं आपको बता दूं। तो बाजार यहां से प्रैक्टिकली बता रहा हूं ना, तो यहां से बाजार सवाल कह रहा है यहां से गिरने की संभावना है, तो मैं चाहूंगा मेरा पोर्टफोलियो जोश में गिरे कि होश में गिरे? होश में गिरे, धीरे धीरे गिरे। सो फिर पोर्टफोलियो का बीटा कम कर दो और एडवाइजर के साथ चले जाओ। क्लियर? बस जी। सो यही थे जी कुछ नए सवाल। एक तो मुझे फॉरेन एक्सचेंज वाले का बताना था कि किसी तरह का कोई सुधार नहीं है, आज भी अगर INR बढ़ता है तो डॉलर घटता है, ये सेम ही मानते हैं। तो ये डिवाइड वाले चक्करों में नहीं पड़ते, ये हमेशा मल्टीप्लिकेशन में ही आंसर दे देते हैं। और बाकी जो न्यू क्वेश्चंस थे म्यूचुअल फंड के, वो मुझे चर्चा करनी थी। ओके है जी। सो आई होप सो आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। क्लासेस पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, एग्जाम सिर पे हैं, ठीक है ना? सो दम पूरा लग गया होगा पढ़ाई के ऊपर। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। फिर कुछ नया होगा तो फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।